प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने व्यंजन संधि शुरू की थी। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था सबसे पहले जस्त्व व्यंजन संधि। कौन सी पढ़ी थी? जस्त्व व्यंजन संधि, जिसके हमने दो पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट पढ़ा था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर आने पर वह पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का चौथा वर्ण ही आता है तो वह पहले वाला चौथा वर्ण भी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि प्रथम वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन आने पर या कोई भी स्वर आने पर जस्त्व व्यंजन संधि होगी। व्यंजन में मैंने कहा था पंचम वर्णों, पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उनको छोड़कर आने पर जस्त्व संधि होगी। अगर प्रथम वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो अब हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे अनुनासिक व्यंजन संधि, तो वो होगी अनुनासिक व्यंजन संधि। 2 नंबर पे है अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या होगा? जैसे किसी भी वर्ग के प्रथम या तीसरा वर्ण भी हो सकता है। किसी भी वर्ग के 5 वर्गों में किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद कोई किसी भी वर्ग का, या ये लिख देता हूं शॉर्टकट में, पंचवर्ण आने पर, क्या आने पर? पंचवर्ण। किस पहले या तीसरे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचवर्ण आने पर वह पहला या तीसरा वर्ण भी अपने ही वर्ग का पंचवर्ण हो जाता है। इस प्रकार से समझेंगे, किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का कोई भी पंचवर्ण आता है, दोनों एक वर्ग के भी हो सकते हैं, अलग अलग वर्ग के भी हो सकते हैं, तो ये पहला व तीसरा वर्ण भी अपने ही वर्ग का पंचवर्ण हो जाता है। आप उदाहरण देखेंगे, जैसे पहला है जगत प्लस नाथ है, दूसरा है वाक प्लस मय है। ठीक है, प्रथम वर्ण तय के बाद पंचवर्ण, तय वर्ग का पंचवर्ण क्या हो जाएगा? हलंत न, और क्या बन जाएगा? जगन्नाथ है। क्या बन जाएगा? जगन्नाथ है। फिर है वाक प्लस मय है, कै के बाद पंचवर्ण आ गया तो कै का पंचवर्ण हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण के बाद पंचवर्ण आने पर प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ग का पंचवर्ण हो जाता है, तो यहां बन जाएगा वांगमय है। क्या बन जाएगा? वांगमय है। जो हम प्रथम वर्ण का पंचवर्ण बनाएंगे ये भी हमारा हलंत होगा, क्योंकि हलंत वर्ण की जगह ही हमने पंचवर्ण किया है, तो ये भी हलंत होगा और हलंत ही लिखा जाएगा, यानी आधा लिखा जाएगा। तो ये हो गया वांगमय है। इसी प्रकार से अगर आपको तीसरा वर्ण भी मिल जाता है, जैसे तीसरा यहाँ है एतद प्लस मुरारी है, तो यहाँ तीसरा वर्ण आ गया, आगे पंचम वर्ण आ गया, तीसरे का भी क्या हो जाएगा? तीसरे का भी पंचम हो जाएगा न, तो ये बनेगा एतने मुरारी है। ठीक है, जैसे चौथा उदाहरण देखेंगे, चित्त प्लस मय है, क्या बन जाएगा? तय का हो जाएगा न, क्या हो जाएगा? न, और ये बन जाएगा चिन्मय है। क्या बन जाएगा? ये है अनुनासिक व्यंजन संधि। एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे आ जाता है यत प्लस न, यत प्लस न, क्या बनेगा? तय का पंचवर्ण न, ये हो जाएंगे डबल न, और ये लिखा जाएगा यन्न। ठीक है, आधा न और पूरा न, क्या लिखा जाएगा? यन्न, यत प्लस न। ठीक है, ये होगी जस्त्व व्यंजन संधि। इसमें पहले या तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचवर्ण आता है तो वह पहला या तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग का पंचवर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परसवर्ण व्यंजन संधि। 3 नंबर पे व्यंजन संधि में कौन सी पढ़ेंगे? परसवर्ण व्यंजन संधि। आगे है 3 नंबर पे परसवर्ण व्यंजन संधि। इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा हलंत मैं
या अनुस्वार, अनुस्वार समझते हो, हलंत में या अनुस्वार के बाद, हलंत में या अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आने पर, कोई भी वर्ण आने पर हलंत में या अनुस्वार की जगह इस आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? हलंत में या अनुस्वार के बाद अगर किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो हलंत में या अनुस्वार की जगह इस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इसको उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण है जैसे आ गया सम प्लस जय है, दूसरा है सम प्लस चय है, तीसरा है साम प्लस ती है, चौथा है सम प्लस धी है। ठीक है, ये देखेंगे हलंत में के बाद चय वर्ग का वर्ण आ गया तो हलंत में की जगह इस वर्ग का पंचवर्ण, चय वर्ग का पंचवर्ण होगा ये, क्या होगा ये, और ये क्या बन जाएगा? संचय है। क्या बन जाएगा? संचय है। इसी प्रकार से है सम प्लस, एक मिनट, संजय है, ये है जय है, संजय है। ठीक है, ये है सम प्लस चय है। मैं के बाद चय वर्ग का वर्ण है तो मैं की जगह चय वर्ग का पंचवर्ण हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा संचय है। क्या बन जाएगा? संचय है। इसी प्रकार से आपको हलंत में की जगह अनुस्वार भी मिल सकता है। जैसे साम प्लस ती है, ऊपर अनुस्वार है, इसकी अनुस्वार की जगह भी इस तय वर्ग का पंचवर्ण हो जाएगा, इस अनुस्वार की जगह हो जाएगा हलंत न, और ये बनेगा शांति है। क्या बनेगा? शांति है। ठीक है, फिर आगे है सम प्लस धी। सम प्लस धी में मैं के बाद आ गया तय वर्ग का वर्ण, हलंत में की जगह तय वर्ग का पंचवर्ण हो जाएगा न, और ये बन जाएगा संधि है। क्या बन जाएगा? संधि है। फिर है देखो पांचों उदाहरण देखो, त्वम प्लस करोसी, त्वम प्लस करोसी, तो यहां हलंत में के बाद कै वर्ग का वर्ण है तो हलंत में की जगह है, हलंत में की जगह क्या होगा? कै वर्ग का पंचवर्ण अंग, हलंत लिखना है वो भी क्या होगा? अंग, और इसको लिख देंगे त्वं करोसी। क्या लिख देंगे? त्वं करोसी। तो ये होगी अपनी परसवर्ण व्यंजन संधि। अगर हलंत में या अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो हलंत में या अनुस्वार को हटा करके, हलंत में या अनुस्वार को हटा करके उसकी जगह इस आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचवर्ण लिख देते हैं। जैसे मैं के बाद चय वर्ग का वर्ण है तो मैं की जगह चय वर्ग का पंचवर्ण लिख दिया ये बन गया संचय है। क्या बन गया? संचय है। अब इसी से मिलती जुलती अगली संधि है अनुस्वार व्यंजन संधि। तो सबसे पहले मैं आपको अनुस्वार व्यंजन संधि पढ़ा देता हूं, फिर इनमें समानता है वो आपको बता दूंगा कि परसवर्ण संधि और अनुस्वार व्यंजन संधि में क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, आगे है 4 नंबर पे अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें देखो हलंत में के बाद, हलंत में के बाद कोई भी व्यंजन आने पर हलंत में का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। ये है सीधा सा, इसमें हलंत में के बाद कोई भी व्यंजन आने पर हलंत में की जगह है अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी परसवर्ण व्यंजन संधि में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? परसवर्ण में पढ़ा था कि हलंत में के बाद किसी भी वर्ग का वर्ण आने पर, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आने पर, ठीक है, अभी पढ़ा था। और अनुस्वार में हम पढ़ रहे हैं हलंत में के बाद व्यंजन आने पर कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि। यही पढ़ रहे हैं ना। जैसे हलंत में के बाद किसी भी वर्ग का वर्ण आएगा, किसी वर्ग का 5 वर्गों के जो 25 वर्ण होते हैं इनको भी हम व्यंजन कहते हैं।
क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन तो है ही, ठीक है। और इसमें पूरे 33 व्यंजन आ जाते हैं, इसमें 25 वर्ण आते हैं, इसमें 25 व्यंजन, इसमें 33। हलंत मय के बाद किसी भी वर्ग का वर्ण है वो भी व्यंजन ही है। हलंत मय के बाद कोई भी व्यंजन आने पर, तो देखो इनमें समानताएं क्या है। जैसे आपको दिखा हलंत मय के बाद सम प्लस जय है, क्या दिखा, सम प्लस जय है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसमें परसवर्ण करूं तो परसवर्ण भी कर सकते हैं, अगर आप अनुस्वार करना चाहें तो इसमें अनुस्वार भी कर सकते हैं। हलंत मय के बाद चय वर्ग का वर्ण है, चय वर्ग का वर्ण मानकर हम कर सकते हैं संजय है। अगर आपने बोल दिया कि जय व्यंजन भी है, मैं अनुस्वार कर सकता हूं, तो आप अनुस्वार भी कर सकते हैं। हलंत मय के बाद व्यंजन आने पर मय का अनुस्वार हो जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं संजय है, ठीक है। ये बनाओगे तो संधि का नाम आपको परसवर्ण व्यंजन संधि लिखना है। अगर ये लिखोगे तो आपको संधि का नाम अनुस्वार व्यंजन संधि लिखना है। क्या लिखना है, अनुस्वार व्यंजन संधि, ठीक है। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है संजय है, इसका संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, तो आपको विच्छेद तो यही करना होगा, लेकिन संधि का नाम लिखना होगा परसवर्ण। और ये पूछ लिया जाता है अनुस्वार देकर के कि इसका संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखो, विच्छेद यही होगा, लेकिन संधि का नाम आपको लिखना होगा अनुस्वार। क्या लिखना होगा, अनुस्वार। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं साम प्लस ती है, इसमें क्या होगा, अगर आप परसवर्ण व्यंजन संधि करते हो तो आपको मैं की जगह आधा नय करना पड़ेगा, शांति है। अगर आप अनुस्वार करते हो तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देना शांति है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो किसी वर्ग का नहीं हो आगे, जैसे सम प्लस वाद है, सम प्लस वाद है, ये वह किसी वर्ग का वर्ण नहीं है, ये एक व्यंजन है। व्यंजन जरूर है लेकिन किसी वर्ग का नहीं है, तो केवल इसमें हम अनुस्वार संधि कर सकते हैं। इसका यही बनेगा संवाद है, ठीक है। परसवर्ण करेंगे तो हमें आगे वाले वर्ण का पंचवर्ण लिखना है, तो आगे वाला वर्ण है वो किसी वर्ग का नहीं है, तो हम केवल अनुस्वार संधि कर सकते हैं। और यहाँ अनुस्वार करके लिखेंगे अनुस्वार व्यंजन संधि। इसमें एक ही संधि होगी, इसमें दोनों संधि कर सकते हैं। किसी वर्ग का वर्ण आने पर हम दोनों संधि कर सकते हैं। और यहाँ यह व रैल या तीनों से या है में से कोई वर्ण आता है तो हम केवल अनुस्वार संधि करेंगे। जैसे सम प्लस हार है, ये है किसी वर्ग का नहीं है, तो केवल और केवल मैं का अनुस्वार करेंगे और ये हो जाएगा समहार है। क्या हो जाएगा, समहार है। आई बात समझ में। अब हम लिख लेते हैं अनुस्वार व्यंजन संधि के उदाहरण। अनुस्वार व्यंजन संधि कब होगी, जब हलंत मय के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो हलंत मय का अनुस्वार हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, ये लिख देता हूं परसवर्ण वाले, सम प्लस जय है। दूसरा है सम प्लस जय है, ठीक है। तीसरा है त्वम प्लस करोसी, ठीक है। चौथा है सत्यम प्लस वद। पांचवा है सम प्लस वाद है। छठा है सम प्लस हार है। यहां देखो सम प्लस जय है, हम अनुस्वार संधि पढ़ रहे हैं, मैं का करेंगे आगे व्यंजन आने पर अनुस्वार, और ये बन जाएगा संजय है, ठीक है। फिर आगे है सम प्लस चय है, मैं का अनुस्वार करेंगे और ये बन जाएगा संचय है, ठीक है। फिर आगे है त्वम प्लस करोसी, हलंत मय के बाद व्यंजन है तो इसका अनुस्वार कर देंगे, इसको हम अलग अलग लिखेंगे। त्वम करोसी, क्या लिखेंगे, त्वम करोसी, ठीक है। फिर है सत्यम प्लस वद, अलग अलग पद हैं तो मैं का अनुस्वार करके अलग अलग लिख देंगे, सत्यम वद। क्या लिख देंगे, सत्यम वद। फिर है सम प्लस वाद है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं संवाद है। क्या लिख सकते हैं, संवाद है। फिर आगे है सम प्लस हार है, इसको हम लिख सकते हैं समहार है, ठीक है। ये होगा अनुस्वार व्यंजन संधि की उदाहरण है। हलंत मय के बाद व्यंजन आने पर हलंत मय का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी वर्ग का वर्ण आता है तो व्यंजन भी कहलाता है, तो उसमें हमें परसवर्ण व्यंजन संधि भी कर सकते हैं। किसी वर्ग का वर्ण नहीं है हलंत मय के बाद तो केवल और केवल अनुस्वार संधि होगी,
ठीक है, ये अपनी व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। उसके बाद अगर आपकी स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि कंप्लीट होते ही आपका संधि के टॉपिक का एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको 20 उदाहरण मिलेंगे और प्रत्येक उदाहरण है वो आधे नंबर का होगा, 10 नंबर का टेस्ट होगा। सबको अपनी ईमानदारी के साथ अच्छी तैयारी करके टेस्ट देना है, ठीक है। व्याकरण का एक एक टॉपिक होगा, कंप्लीट होते ही आपको हर टॉपिक का टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।